बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक। आज हम कक्षा 6 गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7वां पाठ पढ़ेंगे। मेरी यूरोप यात्रा लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। अर्थात यह जो पाठ है वह है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा का वृत्तांत है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस यूरोप यात्रा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा का अत्यंत रोचक विज्ञानवर्धक रूप में वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में यूरोप की मुख्य विशेषताओं, स्वेज नहर, पिरामिडों और स्फिंक्स आदि का वर्णन है। इस यात्रा वृत्तांत से एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों तथा उनके रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आइए पाठ पढ़कर विशेष जानकारी लेते हैं। यह मेरी पहली यात्रा है। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में न पड़ा। संसर्ग मतलब उन लोगों के साथ में न पड़ा जो विदेशी ढंग से रहते और खाते पीते हैं। जाने से पहले एक दिन, अंडरलाइन कर लें इसको, सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से मेज़ पर खिलाया था। अर्थात जाने से पहले एक बार मुझे अंग्रेजी ढंग से मेज़ पर बैठा करके खिलाया था। मैंने कांटा, चम्मच आदि का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तेफाक से, अर्थात ऐसा कोई समय जिससे हम यह जान पाएँ, तो इत्तेफाक से, संयोग से ऐसा हुआ कि जहाज़ पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे, अर्थात पारसी व्यक्ति थे। वे विदेश सैर करने के लिए जा रहे थे, विदेश घूमने के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती उस जहाज़ में नहीं थे। अर्थात पारसी सज्जन से तो, व्यक्ति से तो मुलाकात हो गई, लेकिन अन्य को मैं नहीं जानता था। मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है कि मैं किसी से स्वतः अपने आप मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत सकुचाता हूँ। अर्थात मैं दूसरों से मुलाकात करने में अपने आप सकुचाता हूँ, इसलिए मैं आदत थी मेरी ऐसी। इसलिए जहाज़ पर किसी भी देशी या विदेशी यात्रा से 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की बहुत तेरी आंखें जाती थी। अर्थात मैंने जो हिंदुस्तानी पोशाक पहन रखी थी, इस हिंदुस्तानी पोशाक को देखने के लिए लोगों की नज़रें मुझ तक पहुँच जाती थी। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहता था। अर्थात मैं जो नाव थी, उस नाव के ऊपर अपनी कुर्सी रख करके और पुस्तकें पढ़कर और वहाँ पर टहलते हुए मैं अपना टाइम बिताता था। मैं समय बिताता था यात्रा के दौरान, पुस्तकें पढ़ करके और टहल करके अपना समय बिताता। समुद्र बहुत शांत था। इस प्रकार से वे अपने समय को व्यतीत करते थे। रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज़ स्वेज नहर से गुजरता है, तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूरी पर स्थित स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। अर्थात वहाँ पर मोटर के द्वारा कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर स्फिंक्स को देख करके आ सकता है। मैंने यह देख लेना अच्छा समझा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कहाँ चले गए? मोटर पर कैरो चले गए, अर्थात कैरो नामक स्थान पर चले गए। कैरो में पहुँचने पर मुँह हाथ धोने और हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग ले जाए गए। अर्थात हम लोगों को वहाँ पर नाश्ता करने के लिए ले जाया गया। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। तो हम कैरो में क्या देखने गए? अजायब घर देखने गए। अजायब घर जहाँ पर पशु पक्षियों को रखा जाता है। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। यह बड़ा सुंदर संग्रह है, अर्थात बहुत ही सुंदर संग्रह है, अजायब घर है जहाँ पर ये चीज़ें रखी जाती हैं। पशु पक्षी और सुंदर
जो पुरानी चीज़ें होती हैं, बेशकीमती चीज़ें होती हैं, उनको इसमें रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी अजायब घर हैं और जहाँ पर अद्भुत चीज़ें रखी जाती हैं, जयपुर में भी हैं, बहुत अद्भुत चीज़ें रखी जाती हैं। प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव, मम्मी जिसे कहते हैं, शव को मम्मी कहते हैं, जो पिरामिडों से निकले हैं, यहाँ सुरक्षित हैं। अर्थात जो दबे हुए थे, वो निकले हुए थे, राजा महाराजाओं के आदि के, वो सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर तो ज्यों के त्यों हैं, वे जिस महीन कपड़े से लपेट कर गाड़े गए थे। अर्थात इनकी जो बॉडी थी, वो जिस कपड़े में लपेट करके गाड़ी गई थी, उससे वो जो कि त्यों दिखाई देते हैं। कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है, कपड़ा भी वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। अर्थात ये कपड़ा भी जो है भारत से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति, ऐसा माना जाता था, विश्वास था वहाँ के निवासियों का कि कोई यदि मर जाता है तो उनके साथ में आराम के सामान भी रख दिए जाते थे, ताकि वो भी परलोक में जाकर के वहाँ पर आराम कर सके। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी। कौन कौन सी चीज़ें गाड़ी जाती थी? पहनने के कपड़े, अंडरलाइन कर लें इसको भी, वस्तुएं गाड़ी जाती थी। पहनने के कपड़े, गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार का सामान, सवारी के लिए रथ और नावें, वे सभी चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं, जिससे जान पड़ता है कि उस समय के लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इस प्रकार की खुदाई से मोहनजोदड़ो में जो गेहूँ निकला, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई में गेहूँ निकला, वह बो देने पर उग गया। अर्थात बोने पर वह उग गया। जादूगर के संग्रह, विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगती है। अनित्यता का मतलब होता है जो मतलब हमेशा नहीं हो। मनुष्य के जीवन की जो अनित्यता है, अर्थात जो स्वच्छता नहीं है और स्थायी न होने का भाव जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वहाँ पर। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़पन के मद में करते हैं, अर्थात हम जो अपने बड़पन के मद में करते हैं, वह सब कुछ कितना तुच्छ और अस्थायी है, अर्थात कितना छोटा और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। उनके जो शव जो है, डेड बॉडी जो है, वो आज भी पड़े हैं। जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता, उसे उनके नामों तक की खबर नहीं है। मैंने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायब घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर अर्थात पल भर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा है। मैं वहाँ से उदासीन निकला। असारता का मतलब है कि जो सारहीन हो, निरर्थक हो वह, और क्षणभंगुर पल भर में नष्ट हो जाने वाला, अर्थात जो असारता है, निरर्थक है, वह गहरा असर पड़ा है। मैं वहाँ से उदासी निकला। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। अंडरलाइन कर लो इसको, कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए थे। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी। पिरामिडों को नज़दीक जाकर देखा। वे बहुत ऊंची चौखटें इमारतें, हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता है, अर्थात ईंटों का भट्टा कहते हैं, हम ईंटों का भट्टा कहते हैं उसको, और वैसे ही ये पत्थरों के बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़े से बने हैं। हमारे छोटे छोटे चौरस होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े होते हैं। तो पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा और ऊपर की और कम होती है। ईंटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे हैं। अर्थात जो ईंटों का भट्टा होता है वो तो इससे छोटा होता है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़े हैं। मेरा अनुमान है कि इसकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई भी होगी। न मालूम कितने दिनों तक एक एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। यह सब एक राजा को
यह सब एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। नाम तो केवल अब पुस्तकों में ही रह गया है। अर्थात अब इस जो राजा है, इस राजा का जो नाम था वह केवल पुस्तकों में पढ़ने के लिए ही रह गया है और ऐसा कोई व्यक्तित्व अब है नहीं जिसको यह, क्योंकि मिस्र के जो मृत शासकों के शवों को पिरामिडों में सुरक्षित रखा जाता था और मरने के बाद उन शासकों के नाम इतिहास की पुस्तकों में कायम रखा जा सके, इसलिए यह ऐसी बात कही गई है। वे इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता अपनी जगह पर आज भी वर्षों के बाद ज्यों के त्यों खड़ी है। उनमें से अनेक की अंदर से खुदाई हुई है और उन्हीं से निकले हुए सामान का संग्रह कैरो के अजायब घर में हुआ है। मुझे स्मरण है, याद है कि हाल ही में हम लोगों ने अखबार पढ़ा था कि इन्हें खोदने का जिस किसी ने प्रयत्न किया वह मर गया है। अर्थात इस जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो महल होते हैं, उनको जो भी खोदने की कोशिश करते हैं वे सभी मर गया। पर वहाँ की खुदाई में बहुत सामान मिला। चलिए अगला जो स्थान है वह स्फिंक्स है। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है। यह मुंह है मनुष्य का। इसमें जो मुंह है वो मनुष्य का है। ये मनुष्य का दिखाई देता है और इसका जो शरीर है यह जानवर का है। यह शरीर किसका है? जानवर का। एक बहुत बड़ी मूर्ति इस रेगिस्तान में इस शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इस मूर्ति से प्रश्न किए जाते थे। यह भविष्य की बातें करती थी, अर्थात उत्तर देती थी। पर वह जो कुछ कहती थी उसे समझना बहुत कठिन था। ये जो बोलती थी उसको समझना बहुत कठिन था। अब बातें तो नहीं होती है पर यह मूर्ति वैसे की वैसे खड़ी है, अब प्राचीन समय का याद कराती है। यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। पोर्ट सईद में रात के करीब 11 बजे पहुँचे। वहाँ जहाज़ पहुँच गया था। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। भूमध्य सागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा भी जोर से चलती थी, इसलिए जहाज़ कुछ हिलता था। रास्ते में जो देखने को मिला मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नज़दीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज़ गुजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर दिखाई दिया। पहाड़ तो साफ नज़र आता था। कई दिनों के बाद हम लोग फ्रांस पहुँचे। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं थी। यह जो है उसका इस चित्र दिखाई दे रहा है हुई। कभी कभी कोई टापू नज़र आ जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद ही जब जी ऊब जाता है, अर्थात मन उजड़ने लग जाता है, अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज़ नज़र आ गया या ज़मीन देखने में आ गई तो बहुत आनंद आता था। अर्थात दूसरा जो स्थान दिखाई देता था उसको देख करके बहुत अच्छा लगता था। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गए, परंतु मैं पेरिस गाड़ी बदल कर पहुँचा। यहाँ फिर जहाज़ पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर गया और डोवर से रेल पर चलकर रात के 9 बजे लंदन पहुँच गया। अर्थात यह जो विदेश यात्रा हो रही थी वो किसकी हो रही थी? लंदन की यात्रा हो रही थी। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुँचा, पर अभी तक काफ़ी सर्दी थी। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिंदुस्तानी मिलने लगा। अब इनका जो कुक था वो कौन था? उसका नाम क्या था? गोवर्धन था। जैसे हम लोग यहाँ पे भात दाल रोटी सब्जी खाते, वैसे ही वहाँ भी खाने लगे। मैं तो मुकदमे की पैरवी के लिए गया। जिस रात मैं पहुँचा लोगों से बातचीत करके सो गया। पहुँचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बैरिस्टर के यहाँ जाना होगा। बैरिस्टर यानी वकील के यहाँ जाना होगा, क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया था।
दिया है, इसलिए लंदन पहुँचे। पहुँचने के 12 घंटों के अंदर ही मैं अपने काम में जुट गया था। जब तक मुकदमा ख़त्म न हुआ उसी दिन रात उसी के काम में लगा रहा। तो यह इनकी यात्रा का वृत्तांत था। इस यात्रा वृत्तांत में हमने क्या सीखा, ये पाठ को अच्छी तरीके से अध्ययन करने पर पता चला। धन्यवाद।